नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। कभी कभी ईर्ष्या भी पवित्र हो सकती है। हाँ, वही ईर्ष्या जो दिल में चुभे पर आत्मा को निखार दे। सुभद्रा कुमारी चौहान की कलम से निकली यह अनमोल कहानी सिर्फ एक किस्सा नहीं, बल्कि रिश्तों, भावनाओं और इंसानी मन की गहराइयों की यात्रा है। तो आइए सुनते हैं पवित्र ईर्ष्या, एक ऐसी रचना जो आपके दिल को छूकर सोचने पर मजबूर कर देगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। विमला को फिर माँ के घर जाने की आवश्यकता न पड़ी। इसके बाद विनोद को विमला ने अपने और अखिलेश के संबंध में सब कुछ बतलाया। उसी दिन विमला को यह भी मालूम हुआ कि अखिलेश विनोद का सहपाठी होने के साथ साथ ही अभिन्न हृदय मित्र भी है। यह जानकर भी कि अखिलेश विमला का राखी बंद भाई है, न जाने क्यों विनोद का अखिलेश के प्रति विमला का स्नेह भाव सहन न होता था। साथ ही साथ वह अखिलेश का अपमान भी न सह सकते थे, क्योंकि वह अखिलेश को बहुत प्यार करते थे। आषाढ़ का महीना था और इसी महीने में अखिलेश विदेश से लौटकर आने वाले थे। एक दिन विमला की मां ने विमला से कहला भेजा था कि आज शाम की ट्रेन से अखिलेश लौटेंगे, स्टेशन चलने के लिए तैयार रहना, मैं कार भेज दूं। विनोद कहीं बाहर गए थे। लौटने के बाद जलपान करके बैठे तो विमला ने उनसे कहा, आज अखिल भैया आएंगे, स्टेशन चलने के लिए तैयार रहना, अम्मा कार भेज देंगी। मैंने तुमसे कब कहा था कि स्टेशन जाऊंगा, जो तुम मुझसे तैयार रहने के लिए कह रही हो? मेरे पास अखिलेश ने कोई सूचना भेजी है और न ही मैं आऊंगा। तुम्हारे पास सूचना आई है, तुम चली जाना, विनोद ने कहा और अपना कोट उठाकर फिर बाहर जाने के लिए तैयार हो गया। उन्हें रोकती हुई विमला ने फिर नम्र स्वर में कहा, सूचना नहीं भी आई तो क्या हुआ, तुम्हारे मित्र ही तो हैं, चलने में क्या हुआ है? चलने में क्या हुआ, इसका उत्तर मैं नहीं दे सकता, नहीं जाना चाहता, यही काफी है। कहते हुए विनोद फिर आगे बढ़ गए। विमला ने उनका कोट पकड़ लिया, बोली, तुम नहीं जाओगे तो सब लोग बुरा मानेंगे। चलो हम लोग स्टेशन से अपने घर आ जाएंगे, उनके घर न जाएंगे बस। विनोद ने चिढ़कर कहा, क्यों सिर खाए जाती हो बिन्नो, एक बार कह तो दिया कि मैं ना जाऊंगा। तुम्हारा भाई है, तुम खुशी से जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकता। तुम न जाना चाहती हो तो तुम्हें जाने के लिए मैं विवश नहीं करता, फिर तुम्हें क्यों चलने के लिए मुझ पर इतना दबाव डाल रही हो? कहते हुए कोट छुड़ाकर विनोद चल दी। विमला चुप हो गई। उसने आज ही अनुभव किया कि विवाह के बाद स्त्री कितनी पराधीन हो जाती है। उसे पति की इच्छाओं के सामने अपनी इच्छाओं और मनोवृत्तियों का किस प्रकार दमन करना पड़ता है। वह जानती थी कि विनोद बार बार जाने के लिए कहते हैं अवश्य, पर यदि वह सचमुच चली जाए तो उन्हें कितनी मानसिक वेदना होगी, उसके जाने का परिणाम कितना भयंकर होगा। नियत समय पर कार आ गई, पर विमला उतरकर नीचे भी न गई। ऊपर से ही दासी के द्वारा कहला दिया कि सर में बहुत दर्द है, इसलिए स्टेशन नहीं जा सकी। स्टेशन पर उतरते ही सबसे पहले अखिलेश ने विमला के विषय में पूछा और उसे अस्वस्थ जानकर बहुत दुख हुआ। सबसे मिलजुल कर वह स्टेशन से सीधे विमला के घर आया। विमला स्टेशन न गई थी, फिर भी उसे पूर्ण विश्वास था कि उसे स्टेशन पर न पाकर अखिलेश सीधे उससे मिलने आएंगे। इसीलिए वह अपने छज्जे पर से उत्सुक आंखों से मोटर की प्रतीक्षा कर रही थी। उसने अपनी माँ की मोटर दूर से देखी। वह दौड़कर नीचे आ गई। उसे याद न रहा कि वह सिरदर्द का बहाना करके स्टेशन नहीं जा सकी। विमला ने देखा विनोद और अखिलेश साथ ही मोटर से उतरे। उनकी मां ने उन्हें छोड़कर बाहर से ही चली गई। वह पुरानी प्रथा के अनुसार बेटी के घर जाना अनुचित समझती थी। विमला उन्हें ड्राइंग रूम में ही मिली। उसे देखते ही अखिलेश ने स्नेह शक्ति स्वर में पूछा, कैसी दुबली हो गई हो विन्ना, क्या बहुत दिन से बीमार हो? देखो अब मैं आ गया हूँ, अब तुम बीमार न रहने पाओगी। विमला हंस पड़ी और बोली, अखिल भैया, तुम्हें तो मैं सदा दुबली ही दिखती हूँ, पर तुम कितने दुबले हो गए हो, तुम्हारा स्वास्थ्य भी तो बहुत अच्छा नहीं जान पड़ता। इसी प्रकार बहुत सी आवश्यक अनावश्यक बातों के बाद अखिल ने विनोद की पीठ पर एक हल्का सा हाथ का धक्का देते हुए कहा, और क्यों भी पाजी, मुझसे बिना पूछे मेरे बहनोई बनने का दुस्साहस कैसे हो गया? विनोद हंसता हंसता बोला, अखिल यार, इतने दिनों तक विदेश में रहकर भी तुम मेरे निरे बुद्धि ही रह, कहीं ऐसी बातें भी किसी से पूछ कर की जाती हैं? अखिल भी हंस पड़ा। रात अधिक हो चुकी थी, इसलिए वह घर जाने के लिए उठे। विमला ने उनसे जाते समय पूछा, कब आओगे भैया? जब तुम कहो विन्नो, अखिल ने उत्तर दिया। विमला ने उनसे दूसरे दिन फिर आने के लिए कहा।
उसके बाद अखिल अपने घर चले गए। विनोद को विमला का अखिलेश के प्रति इतना प्रेम प्रदर्शित करना, इस प्रकार अनुरोध से बुलाना अच्छा न लगा। वे बोले तो कुछ नहीं, पर उनकी प्रसन्नता उदासी में परिणत हो गई। उनके कुछ न करने पर भी उनकी भावभंगी और व्यवहार से विमला समझ गई कि विनोद को कुछ बुरा लगा है। विनोद ने विमला के बहुत आग्रह करने पर अपने हृदय के सब भाव उससे साफ साफ कह दिए। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें विमला का अखिलेश के प्रति इतना अधिक स्नेह भाव संदेहात्मक रखता है। विमला ने अपने प्रयत्न पर उनके संदेह को दूर करने की कोशिश की और अंत में उन्हें यहाँ तक आश्वासन दिया कि यदि विनोद न चाहेंगे तो विमला अखिलेश से कभी नहीं मिलेगी। किंतु इतने वर्षों का संबंध कुछ घंटों में तोड़ देना बहुत कठिन है। दूसरे दिन अखिलेश के आते ही विमला ये भूल गई कि रात के समय क्या क्या बातें हुई। वह फिर अखिलेश से उसी प्रकार प्रेम से बातें करने लगी। किंतु कुछ ही क्षण के बाद विनोद की मुखाकृति ने उसे रात की बातों की याद दिला दी। वह कुछ गंभीर हो गई। उसकी आंखें करुणा और विवशता से छलक आई। विमला की आंखों में करुणा का आविर्भाव होना स्वाभाविक ही था, क्योंकि वह हृदय से दुखी थी। उस पर जो संदेह था वह निर्मूल था। वह जिस मर्मात्मक पीड़ा का अनुभव कर रही थी उसे वही समझ सकता है जिसका पवित्र संबंध कभी संदेह की दृष्टि से देखा गया हो। विमला प्रयत्न करने पर भी अपने आंखों की करुणा को छिपा न सकी। उसने एक दो बार अखिलेश की ओर देखा और थोड़ी बातचीत भी की, किंतु अपनी विवशता का कातरता प्रकट करने के लिए नहीं, किंतु यह प्रकट करने के लिए कि उसके इस व्यवहार और उदासीनता से अखिलेश ये न समझ बैठे कि उनका किसी प्रकार का अपमान हुआ। विमला की दृष्टि और व्यवहार से विनोद का संदेह और बढ़ गया। वे विमला के प्रत्येक भावभंगी को बड़े ध्यान से देख रहे थे और जितना ही वे उस पर विचार करते उनका संदेह गहरा होता जाता। यह अखिलेश ने भी देखा कि आज विमला और विनोद दोनों ही कुछ अस्वस्थ और अनमने से हैं, किंतु उनकी अस्वस्थता के कारण अखिलेश ही हो सकते हैं, यह वह सोच भी न सके, क्योंकि विनोद और विमला दोनों के प्रति उनका पवित्र और प्रगाढ़ प्रेम था। उस स्नेह भाव को ध्यान में लाते हुए उदासी का कारण अपने आप को समझ लेना अखिलेश के लिए आसान न था, किंतु फिर भी विनोद और विमला दोनों के ही व्यवहार ने आज उन्हें आश्चर्य में डाल दिया। वह न जाने किस विचारधारा में डूबे हुए अपने घर गए। जाते समय कुछ हिचक और कुछ संकोच के साथ विमला ने उनसे कहा, कभी कभी आया करना अखिल भैया। विनोद उठकर अखिल के साथ हो गए। बातचीत करते करते विनोद अखिल के घर तक पहुंच गए। उन्होंने अखिल के साथ ही भोजन भी किया। दोनों का प्रेम सच्चा था। उनका स्नेह इतना निष्कपट था कि विनोद अपने संदेह को भी अखिल से छिपा न सके। उन्होंने अखिल से कह दिया, भाई अखिल, यदि तुम मुझे सुखी देखना चाहते हो तो विमला से जरा कब मिलो। मैं ये जानते हुए कि तुम मेरी हितैषी हो, मेरे बंधु हो, विमला चाहे एक बार मुझसे कोई बात छिपा भी जाए पर तुम न छिपा सकोगे। नहीं चाहता कि तुम विमला से अधिक मेल जोल रखो। अखिलेश, मुझे ऐसा जान पड़ने लगता है कि तुम्हारे स्नेह के सामने विमला के हृदय में मेरे स्नेह का दूसरा स्थान हो सकता है। तुम्हारा मूल्य उसकी आंखों में मुझसे कहीं ज्यादा है। ये बात तो सच है, क्योंकि मैं उसका भाई हूँ, अखिलेश ने कचित मुस्कुरा कर कहा। फिर वह गंभीर होकर बोले, विनोद, तुम जैसा चाहो, मैं विमला से मिलने के लिए बहुत उत्सुक भी नहीं हूँ, और यदि तुम चाहो तो मैं यह स्थान ही बदल दूंगा, कहीं और चला जाऊंगा। अभी लौटे दिन ही कितने हुए हैं, सर्विस दूसरी जगह भी कर सकता हूँ। विनोद घबरा कर बोल उठे, नहीं अखिल भाई, तुम यहाँ से कहीं मत जाओ। तुम 2 साल के बाद लौटे हो, फिर पिता की बदली यहाँ हो गई तो सौभाग्य से हम दोनों को फिर साथ रहने के लिए अवसर न मिलेगा। उसे मैं व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। यहाँ रहकर तुम क्या विमला से मिलना जुलना कम नहीं कर सकते हो? अरे भाई, तुम जो कहो सब कर सकता हूँ, पर 12 बज रहे हैं, जाओ, सोने दोगे कि नहीं? अखिल ने हंसते हुए कहा। इसके बाद विनोद गए अपने घर और अखिल अपने बिस्तर पर। पूरा 1 महीना बीत गया, न अखिलेश आए और न विमला से उनकी कभी मुलाकात हुई। विमला इस बीच कई बार अपनी माँ के घर आ जा चुकी थी, किंतु अखिलेश वहां भी न मिला। वह हृदय से तो अखिलेश से मिलना चाहती थी, पर मुख से कुछ कहने का साहस ना होता। एक दिन वह माँ के घर जा रही थी। रास्ते में उसे अखिलेश कहीं जाते हुए दिखे। विमला का हृदय बड़ी जोर से धड़कने लगा। एक बार उसकी तबीयत हुई,
कार रुकवा कर अखिलेश से उसके इस प्रकार न आने का कारण पूछ ले। किंतु दूसरे ही क्षण उसे ख्याल आ गया कि वह अखिलेश के न आने का कारण पूछ तो लेगी, किंतु उस तनिक सी बात का मूल्य उसे कितना चुकाना पड़ेगा। अपनी प्रसन्नता अप्रसन्नता की उसे उतनी परवाह न थी। विनोद की शांति न जाने कितने समय के लिए भंग हो जाए। उनकी मानसिक वेदना का विचार आते ही उसने कार बढ़वा ली, रुकी नहीं। पर उस दिन अखिलेश को वह दिन भर भूल न सकी। उसे वह दिन याद आ रहा था जिस दिन उसने 2 पैसे में अखिलेश को भाई के रूप में बांधा था। इसी प्रकार कुछ दिन और बीत गए। राखी का त्योहार आया। विमला आज अपने भातृ प्रेम को रोक न सकी। वैसे वह चाहती तो माँ के घर जाकर वहां अपनी माँ के द्वारा अखिलेश को बुलवा सकती थी, किंतु विनोद से छुपाकर वह कुछ भी न करना चाहती थी। इसीलिए वह विनोद के पास आकर कुछ संकोच के साथ बोली, आज राखी है तो मुझे अखिल भैया के घर ले चलना है, मैं उन्हें राखी बांधा हूँ। विनोद किसी पुस्तक को एकाग्रचित होकर पढ़ रहा था। विमला की बात कदाचित बिना सुने ही उन्होंने सिर झुकाए कहा, अच्छा। विमला को मुंह मांगा वरदान मिला। उसने आगे और कोई बातचीत न की। कौन जाने बातचीत के सिलसिले में कोई बहस छिड़ जाए और वह अखिलेश को राखी न बांध सके। आज विमला बहुत प्रसन्न थी। उसने कई तरह के पकवान जो अखिलेश को अच्छे लगते हैं अपने हाथ से बनाए, तरह तरह के फल मंगवाए और शाम को राखी बांधने के लिए जाने की तैयारी करने लगी। एक दासी द्वारा उसने अखिलेश के पास संदेश भिजवा दिया कि आज शाम को 6 बजे हम दोनों अखिल भैया से मिलने आवेंगे, वे घर पर ही रहें, कहीं जाए न। इस संदेश से अखिल को कुछ आश्चर्य न हुआ, क्योंकि उस दिन राखी थी। विमला दिन भर बड़ी उमंग और उत्सुकता से संध्या की प्रतीक्षा कर रही थी, किंतु शाम को 6 बज गए और विनोद ने अपनी पुस्तकों पर से सिर उठाया तो धीरे से जाकर विनोद के पास वो बैठ गई। विनोद ने सप्रेम दृष्टि से विमला की ओर देखकर कहा, कहो विन्नो रानी, आज कुछ खिलाओगी नहीं? विमला ने तुरंत अपने बनाए हुए कुछ पकवान तश्तरी में लाकर रख दिए। विनोद ने उन्हें खाया। विनोद को इतना प्रसन्न देखकर विमला का साहस बढ़ गया। बोली, देखो 6 से 6:30 बज गए, अखिल भैया के घर कब चलोगे? विनोद की हंसी कुछ मिश्रित उदासीनता में परिणत हो गई। दृष्टि का प्रेम भाव तिरस्कार में बदल गया। कुछ क्षण तक चुप रहकर वे रूखे स्वर में बोले, मैं तो न जाऊंगा, तुम जाना चाहो तो चली जाओ। विमला को जैसे काट सा मार गया। वह विनोद के इस भाव परिवर्तन को समझ न सकी। कुछ चिढ़कर बोली, तुम्हें सवेरे ही कह देना था कि मैं न जाऊंगा, तो मैं खबर ही न भिजवाती। मैंने तो नहीं कहा था कि तुम्हारे साथ मैं अखिल के घर चलूंगा, पर तुमने खबर भिजवा दी हो तो चली जाओ, मैं नहीं रोकता हूँ। हाँ, एक बार नहीं अनेक बार मैं तुम पर यह प्रकट कर चुका हूँ कि अखिल से तुम्हारा मिलना जुलना मुझे पसंद नहीं। फिर भी तुम जैसे उसके लिए व्याकुल सी हो करती हो। यदि तुम्हें मेरी मानसिक वेदनाओं का कुछ ख्याल नहीं है तो जाओ, पर मुझे क्यों अपने साथ घसीट रही हो? विमला सिहर उठी। कुछ देर के बाद अपने को संभाल कर बोली, अखिल भैया से ही क्या, तुम न चाहोगे तो मैं अम्मा और बाबूजी से भी ना मिलूंगी। विनोद ने विमला की बात का कुछ उत्तर नहीं दिया और बाहर चला गया। बाहर दरवाजे पर ही उनके मित्र की बहन अंतो मिली, जो उनको बहुत ज्यादा मानती थी। भाई की ही तरह उन्हें राखी बांधने आई थी। विनोद इस समय किसी अतिथि के स्वागत के लिए तैयार न था, विशेषकर यदि अतिथि स्त्री हो तब। अभी अभी वह विमला को वकील से न मिलने के लिए तेज बातें कह चुके थे। दूसरे ही क्षण किसी दूसरी स्त्री के साथ, जो विनोद की वैसी ही बहन हो जैसे विमला अखिल की। विमला के पास जाने में कुछ संकोच सा हुआ, पर वह अंतों को टाल न सके। उसे लिए हुए विमला के पास जाकर के बोले, बिन्नो, यह अंतो है, राखी बांधने आई है, इन्हें बैठा लो। विमला ने उठकर आदर और प्रेम से अंतो को बैठाया तो अवश्य, पर कुछ अधिक बातचीत न कर सके। अंतो विनोद के पास ही बैठकर इधर उधर की कुछ बातें करने लगी। विमला ने उनकी बातचीत में किसी प्रकार का हिस्सा न ली, यहाँ तक कि उनसे कुछ दूर बैठकर पान बनाने लगी। और दिन होता तो शायद विनोद से अधिक विमला ही अंतों से बातचीत करती, किंतु आज वह बड़ी व्यथित सी थी, इसलिए चुप रही। उसकी उदासीनता से विनोद ने अंतों का अपमान घर में आई हुई एक स्त्री अतिथि का अपमान समझा। वे मन ही मन चिढ़ उठे, पर कुछ बोले नहीं। राखी की रस्म अदा होने पर विमला अंतों और विनोद दोनों के लिए थालियां परोस लाई। अंतों ने विमला से भी भोजन करने का आग्रह किया,
किंतु तबीयत ठीक न होने का बहाना करके विमला ने भोजन करने से इनकार कर। अब विनोद भी अपने क्रोध को न संभाल सके, तिरस्कार सूचक स्वर में बोले, तबीयत क्यों खराब करती हो, अब भी समय है राखी बांधने का, चली जाओ। अंतु कुछ समझी नहीं, मुस्कुरा कर बोली, राखी बांधने कहाँ जाओगी भौजी, चलो खाना पहले खा लो फिर चली जाना। विमला तो कुछ न बोली, पर विनोद फिर उसी स्वर में बोले, तुम क्या जानो अंतो, आदमी तो वह जो इशारे से समझ जाए। आज त्योहार का दिन और वह जाएगी अखिलेश के घर उसे राखी बांधने। जो लोग अपने घर आवेंगे वे कदाचित दीवारों से बातचीत करेंगे, और फिर क्या अखिलेश को यह घर मालूम नहीं है, चाहते तो वो ना आ सकते थे। अंतु कुछ घबरा कर उठी और बोली, जाने भी दो विनोद भैया, त्योहार के दिन गुस्सा नहीं करते। विमला चुपचाप हाथ में सरौता सुपारी ज्यों की त्यों लिए बैठी रही। पान सामने पड़े थे, उसकी आंखों से बरबस आंसू गिरे जा रहे थे। विनोद को विमला का यह बर्ताव बहुत खल रहा था। अंतों की बात के उत्तर में फिर वह उसी क्रोध में भरकर बोले, त्योहार के दिन गुस्सा तो नहीं किया जाता अंतों, पर रोया जाता है, सो मैं अपनी किस्मत को रोता हूँ। पिताजी ने न जाने कब का बरैक निकाला, जो नाहक ही बैठे बिठाए मेरे गले में बांध दिया। देख रही हो ना, खाना इसी प्रकार तो खिलाया जाता है। हमारे सामने थालियां परोस कर वे आंसू बहा रही, तो हम लोग भी मरमुखे नहीं हैं, खाना दूसरी जगह भी जाकर खा सकते हैं। कहते हुए विनोद अंतों का हाथ पकड़कर थाली पर से उठ गए। विमला ने किसी को रोका नहीं, उसकी मानसिक स्थिति पागलों से भी खराब थी। उसने राखियों को उठाकर दूर फेंक दिया, फल और मिठाई उठाकर नौकरों को दे दी, माला को मसल कर दूर फेंक कर वह खाट पर गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। अखिल का पवित्र प्रेम, उनका मधुर व्यवहार, उन दो नन्हे नन्हे अबोध बच्चों के द्वारा राखी का अभिनय, एक एक करके अतीत की सब स्मृतियां उसके सामने साकार बनकर खड़ी हो गई। आज उसकी वही स्नेहलता जिसे दो नन्हे नन्हे अबोध बालकों ने अपनी पवित्रता पर आरोपित किया था, तरुण हृदयों से अपनी दृढ़ता के मजबूत बनाया था, एक मिथ्या संदेह के आधार पर निर्दयता से कुचली जा रही थी। विमला कांप उठी, वह पलंग पर उठकर बैठ गई और अपने आप ही बोल उठी, हे ईश्वर, तो साक्षी है, यदि मैं अपने पद से जरा भी विचलित हूं तो मुझे कड़ी से कड़ी सजा दे। पतिव्रत धर्म, स्त्री धर्म तो है यही कि पति की उचित अनुचित आज्ञाओं का चुपचाप पालन किया जाए। मैं वो कर रही हूँ विधाता, पर इतने पर भी यदि मेरी दुर्बल आत्मा अपने किसी आत्मीय के लिए पुकार उठे तो मुझे अपराधी न प्रमाणित करना। इसी समय माँ की भेजी हुई मिश्रानी फल, मिठाई और मेवा इत्यादि लेकर आई। विमला भरी तो बैठी ही थी, मिश्रानी को देखते ही बरस पड़ी। अपने क्रोध स्वर में कहा, मिश्रानी यह सब क्यों लेकर आई हो, जाओ यहाँ से, मैं क्या करूंगी लेकर। माँ से कहना मेरे लिए कुछ न भेजा करे, समझ ले कि आज से विन्ना मर गई। मिश्रानी कुछ देर स्तंभित सी खड़ी रही, उसके समझ में न आया कि क्या करे। विमला को इस रूप में उसने कभी नहीं देखा था। इसी समय विमला की दूसरी डांट से मिश्रानी की चेतना जागृत हो गई। विमला ने अपना क्रोध उसी पर उतारा, बोली, जातियों की खड़ी ही रहोगी यहाँ पर। बेचारी मिश्रानी को कुछ कहने का साहस ना हुआ, डरते डरते थाली वहीं मेज पर धीरे से रखकर जाने लगी। विमला ने पुकारा, यह थाली उठा के लेके जाओ मिश्रानी। मिश्रानी ने चुपचाप थाली उठाई और चली गई। विमला की माँ से उसने सारा विमला का हाल कह सुनाया। विमला की माँ ये सब सुनकर घबरा उठी। पुरानी प्रथा के अनुसार बेटी की देहली पर पैर रखना अनुचित है, इसका उन्हें ख्याल ही न रहा। उसी प्रकार वह कार में बैठकर विमला के पास आ पहुंची। इस समय तक विमला रो धोकर कुछ शांत होकर बैठी थी, सोच रही थी कि नाहक ही माँ के घर की चीजें वापस भेजी। मिश्रानी से अनावश्यक बातें कह के बुरा ही किया। वो आखिर क्या समझे, समझ भी गई तो क्या कर सकती है। माँ से कहेगी और माँ को दुख होगा। अगर बाबू को मालूम हुआ तो अनंत राम जी की वेदना के स्मरण मात्र से विमला फिर रो पड़ेगी। इसी बीच उसकी माँ ने वहां प्रवेश किया। माँ को देखते ही उसका रहा सहा धीरज भी जाता रहा। माँ से लिपट कर खूब रोई। माँ बेटी दोनों बहुत देर तक बिना कुछ बोले रोती रही। अंत में कमला ने किसी प्रकार विमला को शांत किया। माँ के बहुत पूछने पर विमला ने माँ को सब कुछ बतलाया। इस बात से कमला को कष्ट न हुआ, सो बात नहीं थी, परंतु विमला को वह किसी प्रकार शांत करना चाहती थी।
इसलिए अपनी मार्मिक वेदना को हृदय में छिपाकर वह शांत स्वर में विमला को समझाती हुई बोली, बेटी, विनोद की बातों का तुम्हें बुरा नहीं मानना चाहिए। इतना तो समझा करो कि वो तुम्हें कितना प्यार करते हैं। तुम्हारे ऊपर यदि विनोद को इतना स्नेह है तो तुम्हारी इतनी नन्ही नन्ही बातों को इतनी बारीकी से देखते भी तो हैं। माँ की बातों से विमला को कुछ सांत्वना मिली, पर वह कुछ बोली नहीं। बहुत रात तक विनोद की प्रतीक्षा करने के बाद भी जब विनोद न लौटे तो कमला विमला को समझा बुझाकर अपने घर चली गई। विनोद अखिलेश के घर चले गए थे, इसीलिए उन्हें लौटने में कुछ देरी हो गई। जब विनोद अकेले ही अखिलेश के घर पहुंचे तो कुछ समय से चकित हुए थे, परंतु विमला के विषय में स्वयं वह कुछ पूछ न सके। विनोद को ही यह विषय छेड़ना पड़ा। रात को बहुत सी बातें तो विनोद के ही द्वारा मालूम हो चुकी थी। दूसरे दिन विमला की माँ ने उन्हें और भी बहुत सारी बातें बताई। अखिलेश कुछ विचलित से हो उठे। उन्हें अपने ही ऊपर क्रोध आया। उन्होंने सोचा, मैं भी क्या व्यक्ति हूँ जिसके कारण एक सुखी दंपत्ति का जीवन दुखी हुआ जा रहा है। उन्हें कोई प्रतिकार न सूझ पड़ा और अंत में वह निश्चय पर पहुंचे। कुछ दिनों तक वहीं से कॉलेज में प्रोफेसर हो गए। उन्होंने एक पत्र कॉलेज के प्रिंसिपल को लिखा और दूसरा विनोद के लिए। कॉलेज का पत्र उसी समय कॉलेज भेजकर दूसरा पत्र नौकर को देकर समझा दिया कि शाम को विनोद को दे देगा। नौकर बाजार गया था। रास्ते में विनोद से उसकी भेंट हुई। सोचा कि शाम को फिर इतनी दूर आने का झगड़ा कौन रखे, ये मिल गए हैं तो पत्र दे देता हूँ। चिट्ठी निकाल विनोद को देकर वह आगे निकल गए। पत्र पढ़ते ही विनोद घबरा गए। रात से विमला की तबीयत खराब थी। वे डॉक्टर बुलाने आए थे, अब उन्हें डॉक्टर की याद न रही। वे सीधे अखिलेश के घर की तरफ दौड़े। अखिलेश घर पर न मिले। उन्हें देखने कॉलेज गए, किंतु वहां अखिलेश तो न मिले। हाँ, हर एक की जबान पर बिना इसी कारण एक ही बात थी, इस्तीफे की चर्चा। विनोद ने जाकर प्रिंसिपल से अखिलेश का इस्तीफा वापस लिया और उनसे कहा कि अखिलेश से मिलकर वह इस्तीफे के विषय में अंतिम सूचना देंगे। जब तक विनोद से उन्हें कोई सूचना न मिले तब तक वे इस्तीफे पर किसी प्रकार का निर्णय न लें। वहां से वे फिर अखिलेश के घर गए। दरवाजे पर तांगा खड़ा था, जिस पर अखिलेश का बैग और बिस्तर रखा था। विनोद के पहुंचने से पहले ही अखिलेश आकर तांगे पर बैठ गए। उसी समय पहुंचे विनोद। साइकिल वहीं फेंक कर अखिलेश के बगल में जा बैठे और सजल आंखों से बोला, चलो कहाँ चलते हो अखिल, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। अखिलेश की भी आंखें भर आई। वे कुछ क्षण तक कुछ बोल न सके। अंत में वे किसी प्रकार अपने को संभाल कर बोले, तुम पागल हो विनोद, तुम्हें मेरे साथ चलने की क्या ज़रूरत है। ज़रूरत? ठहरो, तुम्हें अभी बतलाता हूँ, पर तुम यह समझ लो कि मैं तुम्हारा साथ स्वर्ग तक भी नहीं छोड़ूंगा। चाहे नरक हो चाहे स्वर्ग हो, मैं साथ में रहूंगा। ये देखो तुम्हारा इस्तीफा है। कहते हुए विनोद ने जेब से अखिलेश का इस्तीफा निकाला और टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया और तांगा अपने मकान की तरफ मुड़वा लिया। नौकर अखिलेश का सामान विनोद के आदेशानुसार विनोद के कमरे में ही ले जाकर रखाया। विमला समझ न सके कि विनोद का ऐसा कौन सा आदमी आया है जो इन्हीं के कमरे में ठहराया जाएगा। इसी समय सीढ़ियों पर विनोद ने आवाज़ दी, विन्नो, यह डॉक्टर आया है। कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।